प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगम के समापन सत्र को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी सोमनाथ में आयोजित इस कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर साहेबगंज दौरे पर गंगा पुल और मल्टी मॉडल बंदरगाह का किया निरीक्षण। कहा, जलमार्ग व्यापार के लिए सबसे सस्ता और सुगम माध्यम। सेना जमीन मामले में आज भी ईडी ने की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा और कारोबारी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। जमानत याचिका खारिज। और झारखंड पर फिलहाल मौसम की मेहरबानी रहेगी जारी। 30 अप्रैल तक हर रोज कहीं न कहीं बारिश के आसार। तेज हवा और गर्जन के साथ बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन सत्र को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्षों के बदले एकजुट होने पर ध्यान केंद्रित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र तमिल संगमम केवल दो क्षेत्रों का संगम नहीं, बल्कि यह दो प्राचीन सभ्यता, संस्कृतियों और देश की एकता की साझा विरासत का प्रतीक है। आज से कुछ महीने पहले ही बनारस में काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ था, जिसकी पूरे देश में खूब चर्चा हुई थी। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रमों के कई स्वतः स्फूर्त प्रयास शुरू हुए हैं और आज सौराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर हम भारत की दो प्राचीन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। सौराष्ट्र तमिल संगमम का यह आयोजन केवल गुजरात और तमिलनाडु का संगम नहीं है। ये देवी मीनाक्षी और देवी पार्वती के रूप में एक शक्ति की उपासना का उत्सव भी है। ये भगवान सोमनाथ और भगवान रामनाथ के रूप में एक शिव की भावना का उत्सव भी है। ये संगमम नागेश्वर और सुंदरेश्वर की धरती का संगम है। ये श्री कृष्ण और श्री रंगनाथ की धरती का संगम है। ये संगम है नर्मदा और वैगई का। ये संगम है डांडिया और कोलाठम का। ये संगम है द्वारिका और मदुरई जैसी पवित्र पुरियों की परंपराओं का। और ये सौराष्ट्र तमिल संगम है सरदार पटेल और सुब्रमण्यम भारती के राष्ट्र प्रथम से ओतप्रोत संकल्प का। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज गुजरात के वेरावल रेलवे स्टेशन पहुंचकर सौराष्ट्र तमिल संगम में भाग लेने आए अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद थे। राज्यपाल ने गुजरात के सोमनाथ में आयोजित सौराष्ट्र तमिल संगम समारोह को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात एवं तमिलनाडु के बीच का सांस्कृतिक संबंध अत्यंत पुराना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसके शुभारंभ से भारत को फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। निकलते हुए अनुसंधान
और नए नए क्षेत्रों में पदार्पण के दृष्टि से आज इफ्को सभी राष्ट्रीय सहकारी समितियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। ये अभिनंदन। दूसरा, आज का ये लिक्विड डीएपी नैनो का इफ्को का प्रोडक्ट का लॉन्चिंग, ये फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। तीसरा, करोड़ों भारतीयों के स्वास्थ्य के साथ केमिकल फर्टिलाइजर युक्त भूमि होने के कारण जो खतरा बन रहा था, आज तरल डीएपी, लिक्विड डीएपी जो सिर्फ पौधे पर छिड़काव के माध्यम से उत्पादन की गुणवत्ता और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाएगा, इससे भूमि संरक्षण, भूमि को फिर से पूर्ववत करने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ पहुंचकर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल को अपनी श्रद्धांजलि दी। प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार की रात निधन हो गया था। प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर ट्वीट भी किया था और लिखा था कि श्री बादल का निधन उनकी व्यक्तिगत क्षति है। अंतिम दर्शन करने और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पंजाब के पूर्व सीएम और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को रात करीब 8 बजे उनका निधन हो गया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भी अपना दुख व्यक्त किया था। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर संदेश में लिखा था कि श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं दशकों तक उनके साथ निकटता से बातचीत की है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बेहद भावनात्मक ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया था, संदेश दिया था उनके जाने पर प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद, और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री चंडीगढ़ पहुंचे हैं। केंद्रीय जल मार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने अपने साहेबगंज दौरे के दूसरे दिन आज नमामि गंगे अभियान के माध्यम से बैरकपुर संस्था की सहायता से गंगा नदी में मछली के बीजों को छोड़ा। दौरे के क्रम में उन्होंने गंगा पुल और मल्टी मॉडल बंदरगाह का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त रामनिवास यादव भी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री ठाकुर ने बताया कि मल्टी मॉडल बंदरगाह का निर्माण अभी और बाकी है। उन्होंने कहा कि वाराणसी से हल्दिया तक पड़ने वाले शहरों को जल मार्ग के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि जल मार्ग व्यापार और उद्योग के लिए सबसे सस्ता और सुगम माध्यम है। बिजनेस होल्डर है, पब्लिक है, स्टूडेंट्स हैं, इनके सुविधा के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये होगा आपका हल्दिया से वाराणसी तक। मेरे ख्याल से अब तक झारखंड में हमारा इनिशिएटिव जो लिया गया है, 4 जेटीज अब तक ऐसा कुछ हमारा इनिशिएटिव है, हम इसमें काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक 27 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बैठक में राज्य हित में कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सकारात्मक का प्रकाश स्तंभ बताया है। एक टर्निंग पॉइंट है। I would call it an epochal development. I will call it a development that has shaped the destiny of India, taken us on a path of progress. We are on the rise as never before, and the rise is unstoppable. 2014 में 30 साल के अंतराल के बाद भारत को राजनीतिक स्थायित्व सदन में मिला।
और एक पार्टी का शासन आया। कहते हैं कि जिसकी विवाही नहीं हुई वो विवाही की पीड़ा नहीं समझ सकता, जिसके पांव में विवाही हो गई वो जानता है कितनी कष्टदायक है। I was part of a government of more than a dozen parties in 89 to 91. उस कोलिएशन गवर्नमेंट के अंदर मैं मंत्री था और मंत्री भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। शेष समाचार इस विराम के बाद। अब राज्य को मिलेगी सेहत और स्वास्थ्य की नई पहचान। हर किसी तक पहुंचेगी सेहत और स्वास्थ्य के बेहतर समाधान। 28 अप्रैल 2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन बेहद सस्ती दरों पर एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कर राज्यवासियों को अच्छी सेहत की सौगात देने जा रहे हैं। इस सेवा के लिए आवेदक स्टेट एयर एम्बुलेंस सेल के द्वारा टेलीफोन या मोबाइल या फिर ईमेल के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। एयर एम्बुलेंस की सेवाएं राजधानी रांची से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ, तिरुपति के लिए उपलब्ध होंगी। इसके अलावा यह सेवा झारखंड के अन्य हवाई अड्डों या हवाई पट्टियों जैसे देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका और गिरिडीह में भी उपलब्ध होंगी। इस सेवा की दरें बाजार दरों की तुलना में काफी कम और किफायती होंगी। एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठाने के लिए नागर विमानन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी को मोबाइल नंबर 8210594073 या कार्यालय के नंबर 0651466515 पर कॉल कर या airambulance.cad@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये सुविधा 24/7 सातों दिन अत्याधुनिक उपकरणों और चिकित्सकों के साथ बुकिंग के मात्र 2 घंटे के अंतराल पर उपलब्ध होंगी। हेमंत सरकार ने ठाना है, बीमारी चाहे कितनी हो बड़ी, सरकार हरदम आपके साथ, आपके द्वार है खड़ी। विराम के बाद आपका स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 115 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 76 मरीज पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां आज भी शिविर लगाकर कोरोना जांच की जा रही है। फिलहाल राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 366 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन के पुत्र रोबिन सोरेन के रिसेप्शन समारोह में शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मंत्री चंपई सोरेन समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। समारोह स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री के साथ साथ उपायुक्त विजया जाधव, वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भी वर वधू को आशीर्वाद दिया।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो पर आज सफाई दी। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विधायक सरयू राय पर भी हमला बोला है। श्री गुप्ता ने कहा है कि जिसने भी यह साजिश की है वह जल्द ही बेनकाब होगा और वे हर जांच के लिए तैयार हैं। प्रोत्साहन का राशि का आपको याद होगा कि जब प्रोत्साहन की राशि की बात हुई तो इन्होंने बढ़ चढ़कर कहा कि प्रोत्साहन की राशि जो है मंत्री जी ले रहे थे, फिर कहा ले लिया, फिर कहा नहीं, बयान बदल के कहा नहीं, कोषागार बंद हो गया, फिर कहा नहीं ले लिया। तो ये इनको हर चीज में, यदि मैं स्वर्ण रेखा नदी की सफाई कर रहा हूं तो इनका पेट में दर्द हो रहा है, बोलते हैं कि नदी का पेट चीर रहा है। हम यदि गंगा आरती कर रहे हैं तो इनको पेट में तकलीफ हो रही है। सेना जमीन घोटाले मामले में ईडी ने आज फिर छापेमारी की। रांची के मोरहाबादी और खेलगांव समेत 4 अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने सुबह में छापेमारी शुरू की। उधर जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी श्याम सिंह और विष्णुपुर निवासी रवि सिंह भाटिया के आवास और दुकान पर भी ईडी ने रेड की। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा और कारोबारी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। ईडी ने प्रेम प्रकाश को इस मामले में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि साहिबगंज में पत्थर खनन के साथ साथ कोयला और बालू जैसे खनन पर पंकज मिश्रा का कब्जा है और प्रेम प्रकाश पर अवैध खनन में मदद का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा है कि जमशेदपुर के शास्त्री नगर प्रकरण में निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने कहा कि बेवजह भाजपा विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। विष्णुपुर के तुलसी भवन में सर्वजन हिंदू समिति के बैनर तले आयोजित बैठक में उन्होंने जेल में बंद लोगों को अविलंब रिहा करने की मांग की। बैनर तले एक महा बैठक संपन्न हुआ। विगत दिनों खास करके 9 अप्रैल को कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर में जो सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न करने की कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कोशिश की गई थी, हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया है उसकी न्यायिक जांच कराएं ताकि उपद्रवी और शरारती तत्व जो सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ना चाहते हैं, शहर के अमन चैन पर खलल पैदा करना चाहते हैं, उनको सरकार चिन्हित करे और उन पर कार्रवाई करे। प्रदेश कांग्रेस द्वारा आज रांची के मोरहाबादी मैदान में जय भारत सत्याग्रह उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से जारी जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के जरिए पार्टी जन जन तक राहुल गांधी के संदेशों को पहुंचाने का काम कर रही है। कोई नफरत से पीड़ित है उसके संदर्भ में वो बताना चाहते हैं, लेकिन केंद्र की जो सरकार है जो विपक्ष की आवाज को कुंद करना चाहती थी, एन केन प्रकारेण उनकी सदस्यता को खाने का काम किया और उनको संसद में बोलने का मौका नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के कई जिलों में आगामी 28 अप्रैल को एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया जाना सुनिश्चित है, जिसमें से साहिबगंज का बरहरवा भी शामिल है। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड स्थित कोयरीपाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 28 अप्रैल को किया जाना है। एफएम रेडियो स्टेशन के शुरू होने से आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली सरकारी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विविध कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। जानकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ एफएम रेडियो का स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। रेडियो का उद्घाटन 28 अप्रैल को माननीय श्री मोदी जी कर रहे हैं
रेडियो से हमको शिक्षा के बारे में जानने मिलेगा, शिक्षा के बारे में जानने मिलेगा। सीनियर टेक्नीशियन राजीव रंजन ने बताया कि आगामी 28 अप्रैल को एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन होना सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिनांक 28 अप्रैल 2023 को समय 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। सारी साज सज्जा पूरी कर ली गई है। एफएम रेडियो स्टेशन की शुरुआत की खबर से स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं बचपन से ही रेडियो वगैरह सुनते आ रहा हूँ। 28 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एफएम रेडियो का ऑनलाइन उद्घाटन बरवा के हृदय स्थली पर एक सराहनीय कदम है ना, जिससे किसानों और स्कूली बच्चों में तकनीकी शिक्षा हेतु काफी उत्साह का माहौल। यहाँ पे एफएम रेडियो चैनल का उद्घाटन 28 अप्रैल को हो रहा है, जिसका उद्घाटन श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इससे हमें देश विदेश की खबरें मिलती है। हमें हमारे यहाँ बररवा में एफएम टीवी का हो रहा है, मतलब खुल रही है 28 तारीख को, और उससे हमें ज्ञान विज्ञान आदि की प्रेरणा मिलेगी। मैं इससे बहुत खुश हूँ। राज्य के कई जिलों में शुरू हो रहा एफएम रेडियो स्टेशन एक सराहनीय कदम है, जिससे ग्रामीणों के साथ किसानों और छात्रों को भी लाभ मिलेगा। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोड्डा जिले के श्रोताओं को आगामी 28 अप्रैल को एफएम रेडियो सेवा की सौगात देंगे। केंद्र सरकार की पहल पर देश में एफएम रेडियो सेवा का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 अप्रैल को गोड्डा को एफएम रेडियो सेवा की सौगात देंगे, जिसके बाद जिले में 20 किलोमीटर रेंज की एफएम सेवा प्रारंभ हो जाएगी। जिले के सभी श्रोता इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रेडियो एफएम आने से लगभग गोड्डा के 20 किलोमीटर दायरे को इसका लाभ मिलेगा और इसमें कई ज्ञानवर्धक बातें भी लोगों को सुनने को मिलेगी। सूचनाओं को मतलब बल मिलेगा कि कोई भी सूचनाएं हैं त्वरित लोगों तक पहुंचेगी। आज हम लोग ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग कई खबरें को सुनते भी हैं, लेकिन ये रेडियो एफएम के माध्यम से हम लोगों को एक सटीक सूचनाएं प्राप्त होगी। गोड्डा में हालांकि एफएम सेवा की टेस्टिंग 4 महीने से चल रही है। जिले के लोग इसे बड़े ध्यान और चाव से सुनते हैं। अब इस एफएम रेडियो सेवा की बाकायद शुरुआत से यहीं की गृहिणी, किसान, बच्चे और युवा सभी अपने अपने पसंद के कार्यक्रम सुन पाएंगे। गोड्डा जिला में एफएम स्टेशन रिले केंद्र का 28 अप्रैल को जो उद्घाटन होना है, इससे जो लाभ मिलने वाला है वो विशेष रूप से छात्रों को, किसानों को और भी जो लोग जरूरतमंद जिनको कि कम खर्चे में महज कहिए कि 300-400 रुपये का अगर एफएम का रेडियो आप लेते हैं तो एफएम के माध्यम से आपको एफएम स्टेशन द्वारा जितनी भी जानकारी है, जनरल नॉलेज से संबंधित है, गीत संगीत से है, ये सब सुविधा मिलेगी। यह केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो गोड्डा जिले में धरातल पर ये उतर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। गोड्डा के श्रोताओं का मानना है कि मौजूदा दौर में यूं तो उनके पास से कई विकल्प हैं, लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार तथा कार्यक्रमों में मनोनुकूल, समयानुकूल, सटीक और विश्वसनीय जानकारियां दी जाती है। गोड्डा में एफएम रेडियो आने से हम महिलाओं को भी बहुत महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा होगा। हम लोग को बहुत जानकारी मिलेगी। इसके लिए माननीय मोदी जी को और सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो एफएम सेवा की शुरुआत से गोड्डा जिले के श्रोताओं के लिए 28 अप्रैल की तारीख निश्चित रूप से ऐतिहासिक और खास होने जा रही है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोहरदगा में एफएम रेडियो सेवा का उद्घाटन करेंगे। इंफोटेनमेंट की दुनिया में एफएम रेडियो सेवा को बड़ी क्रांति माना जाता है, लेकिन इससे अब
तक देश के कई क्षेत्र महरूम थे। केंद्र सरकार की पहल पर अब लोहरदगा में भी लोग एफएम का आनंद ले पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी 28 अप्रैल को यहां एफएम रेडियो सेवा का उद्घाटन करेंगे। प्रभारी तकनीशियन प्रभाकर कुमार पांडे ने बताया कि प्रसार भारती के बंद पड़े दूरदर्शन केंद्र में इसकी शुरुआत की जा रही है। दिनांक 28/4/2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 100 वाट एफएम का उद्घाटन ऑनलाइन किया जाएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी एफएम में 101.30 मेगाहर्ट्ज है, जिसमें आवाज की क्वालिटी बहुत स्पष्ट और स्टूडियोफोनिक होगी, जिसका आनंद। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने ईचागढ़ के नीमडी में भूमिज आंदोलन के महानायक गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में झारखंड के वीर सपूतों की भूमिका अतुलनीय है। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामले को देखते हुए सिविल सर्जन ने सभी आवासीय विद्यालयों में कोरोना जांच के आदेश दिए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कोरोना संक्रमित पाई गई सभी छात्राएं सुरक्षित हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद याचिका की खारिज कर दी गई है। ये दोनों जुलाई 2022 से जेल में बंद है। इससे पहले ईडी कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट भी इन्हें बेल देने से इनकार कर चुका है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गया है। इस सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा सचिवालय से रिक्ति संबंधी चिट्ठी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी गई थी। इसके बाद सीईओ के रवि कुमार ने उपचुनाव कराने की अनुशंसा भारत निर्वाचन आयोग से की है। चाईबासा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी बंजारी निवासी जीमदार बोईपाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का कार्यालय रांची के हिनू में खुला है। पहले यह कार्यालय करमटोली के में भाड़े के आवास में चल रहा था। अब यहां आकर लोग भविष्य निधि से संबंधित समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित पीएचडी प्रवेश परीक्षा में सफल उम्मीदवारों में से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है। इसकी अधिसूचना विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है। रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर अब तक के कार्यालय में किए गए कार्यों को मीडिया में साझा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि रांची नगर निगम में उप महापौर के पद पर मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं राज्य सरकार इस पर समय से चुनाव नहीं करा पा रही है, जिस वजह से जनता की परेशानी बढ़ी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगम के समापन सत्र को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी सोमनाथ में आयोजित इस कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर साहेबगंज दौरे पर गंगा पुल और मल्टी मॉडल बंदरगाह का किया निरीक्षण। कहा, जलमार्ग व्यापार के लिए सबसे सस्ता और सुगम माध्यम। सेना जमीन मामले में आज भी ईडी ने की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा और कारोबारी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। जमानत याचिका खारिज। और झारखंड पर फिलहाल मौसम की मेहरबानी रहेगी जारी। 30 अप्रैल तक हर रोज कहीं न कहीं बारिश के आसार। तेज हवा और गर्जन के साथ बारिश की संभावना।